बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और अबूज़र मौज़म इस कोविड पॉजिटिव और जिसकी वजह से वो अब होम आइसोलेशन में हैं, तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे और वो वापस हमें शो में ज्वाइन कर सके। हम बाकायदा आगाज़ करते हैं शो का और सबसे पहले मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। जी, मौसम की शिद्दत जो है वो रात के औकात में, शाम के औकात में पंजाब में ख़ुसूसन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है, लेकिन दिन के औकात में ठीक ठाक धूप निकल रही है। और सर्दियों की धूप की तो क्या ही बात है, तो आपको भी इंजॉय करना चाहिए। और कराची का अगर जिक्र करें तो वहाँ पे भी इस वक्त मौसम जो है वो खुशगवार है। रात के औकात में ठंड हो जाती है, दिन में सही हवा चलती है। और फिर KPK और नॉर्दर्न एरियाज़ का ख़ास तौर पर जिक्र करें तो वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और मौसम शदीद महसूस किया जा रहा है वहाँ पर। नॉर्मली ये कहा जाता है कि सर्दियों की धूप में बैठकर अगर आप किन्नू, माल्टे, संगतरे खाएं तो वो आपकी पूरे दिन की एनर्जी जो है वो आपकी तमाम बॉडी ऑर्गन्स को मिल जाती है। एंड आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी भी होता है, थोड़ा सा टाइम आउट निकालना चाहिए अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। और अब तो वैसे ही वीकेंड आ रहा है, आज जुमा है, आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और वीकेंड पर कोशिश करिएगा कि अपने रूटीन के कामों से हटकर भी कुछ ऐसा प्लान ज़रूर करें जिसमें आप अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालें या अपने घर वालों के लिए टाइम निकालें। लेकिन वो टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं या कहीं किसी को अपने घर बुला रहे हैं तो SOPs को थोड़ा सा फॉलो कर लें, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन जो है वो मुल्क भर में इस वक्त चल रही है और सेकेंड वेव है। केसेस की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, कभी केसेस कम भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक फ्लक्चुएशन जो है वो पूरे ग्राफ में नज़र आ रही है। और उससे बचने का तरीक़ाकार सिर्फ एक ही है कि आपने SOPs को फॉलो करना है। बड़े सिंपल से SOPs हैं, हाथ को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें या सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कम से कम 3 फीट का फासला, कुछ साइंसदान 6 फीट का फासला भी कहते हैं, वो ज़रूर रखें। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं। इसी के साथ साथ कुछ और ख़बरें भी हैं जो आज हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है, जिसमें आजकल जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जिसमें ऑपोजिशन जो है वो अपनी सियासत कर रही है, गवर्नमेंट ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन वहीं पर ऑपोजिशन ये कह रही है कि गवर्नमेंट खुद भी इस केस में बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि तीनों ही जो मेजर पार्टीज हैं मुल्क की, उनको इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा और उस हवाले से सिनेरियो चल रहा है। ब्रॉडशीट केस का एक अलग से इशू जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वहीं पर महंगाई कंट्रोल होने में नहीं आ रही और हुकूमती इक़दामात कुछ इस चीज़ का सबूत नहीं दे रहे कि अवाम का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि एक और बम कल गिराया गया और बिजली की कीमत में इजाफा भी हुआ। इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे शो में। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। हुकूमत ने महंगाई के मारे शहरियों पर एक और बम गिरा दिया। बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी। बिजली महंगी करने का जिम्मेदार भी पिछली हुकूमत को करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस पानामा चूबा बनेगा। मरीम नवाज की मजीद जायदादें निकलेंगी। मौलाना से पहले भी हाथ हुआ, अब भी होगा। फजल रहमान के मामलात उनके खिलाफ जा रहे हैं, उन्हें नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने वजीर आजम का फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज का चैलेंज कबूल कर लिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि फॉरेन फंडिंग का केस, उसकी कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा इकदाम, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर तरमीमी बिल तैयार कर लिया गया। बच्चों से ज्यादती के मुलजिम को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियो बनाने पर 14 साल कैद बामुशक्कत, 5 लाख जुर्माने की सजा। और अदालत ने ख्वाजा सरा की दरख्वास्त पर पंजाब भर में लेक्चरार्स के टेस्ट को मुलतवी करने के अहकाम जारी कर दिए। MPhil पास फयाजुल्ला और फैजी को PPSC ने नौकरी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और अब हम चलते हैं कल होने वाली तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज और किसने क्या क्या बयानात दिए उसके खुलासे की तरफ। फजल रहमान को मौलाना कहना जुर्म है। मैं तो कहता हूं तुम्हें वजीर आजम कहना जुर्म है। इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा जहां दूसरी दुनिया से आया था, वहां पाकिस्तान दुश्मन 2 मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इसराइल। आज ये बदकिस्मती है कि एक ऐसी हुकूमत
हुकूमत वजूद में लाई गई जिसने पाकिस्तान को कमजोर किया, जिसने आवाम को महंगाई दी, जिसने आवाम को बेरोजगारी दी, जिसने पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ ना दिया। और इस हुकूमत को लाने के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। साकिब निसार साहब ने अगर आपको एनआरओ दिया था तो आपका अपना एनआरओ तो आपके बगल में है। अपनी जबान से आप किस तरह ऑपोजिशन को एनआरओ हासिल करने के इल्जाम दे सकते हैं? आप तो खुद एनआरओ याफ्ता हैं। देखें, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा और लोग इसको खास तौर पर, मैंने जो कल कहा था, मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूं कि वो इसको पढ़ ले या पढ़वा लें किसी के। अब बुनियादी मकसद है हर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना या उसका गलत इस्तेमाल करना जिसमें कि नैब को अंडर प्रेशर लाया जाए, और बजाय इसके कि वो अपनी मुतल्लिका कमिटीज़ में इस चीज़ को, चाहे वो लॉ हो चाहे वो इंटीरियर हो, अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाक़ खेज़ है। जी, ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन मुख्तलिफ इशूज़ पर क्या कहते रहे कल सारा दिन आपने मुलाहिजा किया, और इसी के साथ हम बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले जो अफसोसनाक खबर कल सामने आई कि वफाकी हुकूमत ने महंगाई के मारे शहरियों पर एक और बम गिराते हुए बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी कर दी है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने बिजली महंगी करने का जिम्मेदार भी एक बार फिर पिछली हुकूमत को करार दे दिया। नून लीग की हुकूमत आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी बारूदी सुरंगें बिछा कर थी। उमर अयूब का कहना है कि कॉम्प्लेक्सिव पेमेंट्स का जाल बिछा हुआ था। सबसे ज्यादा जबरी अदायगियां और गर्दिशी कर्जे पावर सेक्टर में थे। अगर नून लीग की पॉलिसी जारी रहती तो बिजली ₹2.60 फी यूनिट महंगी हो जाती। ये एक पूरा सिनेरियो है जो क्रिएट किया जाता है। आपको याद है पेट्रोल की समरी जब भी इशू की जाती है कि ओगरा ने ₹10, ₹11, ₹12, ₹16 इजाफे, जितने भी कहा जाता है इजाफे के लिए समरी जो है वो हुकूमत को भिजवा दी, जिसमें से मंजूर होते हैं ₹4, ₹5, ₹6, जितना भी इजाफा हुआ पहले थोड़ा सा बढ़ाकर बताया जाता है और फिर आवाम को ये रिलैक्सेशन दी जाती है कि देखें जी, हमने ₹2.60 फी यूनिट महंगी नहीं की, हमने ₹1.95 महंगी की है, तो इसमें गुजारा करें, हम ₹2.60 भी कर सकते थे। फिर आप लोग क्या करते? ये एटीट्यूड कि हर चीज आप पिछली हुकूमत पर डाल दें, क्या अब काफी होगा? इवन 2.5 साल के बाद भी क्या आवाम के मसाइल ऐवानों तक सुनाई देंगे या उनका हल हो सकेगा या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर PMLN से डॉक्टर असद अशरफ, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं सबसे पहले आऊंगी। हम बाकी इश्यूज के ऊपर तो आएंगे जिसपे पॉलिटिक्स भी हो रही है, सियासत दोनों तरफ से ही हो रही है, लेकिन ये जो कल खबर आई कि बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया और एक बार फिर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ऊपर मलबा डाल दिया गया कि उनकी पॉलिसियों पर रहते तो ₹2.60 बढ़ जानी थी, अभी सिर्फ ₹1.95 बढ़ी है। देखिए, ये 2.5 साल से यही कह रहे हैं, इनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ये सीख रहे हैं। जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 22 करोड़ अफराद का मुल्क चलाना कोई आसान काम है, मेरे बस की बात नहीं है, तो अपनी नाकामी तो वो खुद कर गई हैं। जहाँ तक बिजली के रेट्स की बात है, तो जब चोरों की हुकूमत थी बकौल इनके, तो उस वक्त बिजली का क्या रेट था और आज के, आवाम को ये सब पता है। ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे पहले मौत दिखाते हैं, फिर गरीब आवाम का जिसकी हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम होती है, उससे 1-2 पॉइंट हर हफ्ते जो है एक बोतल खून का ले लेते हैं। आप देखें ना, पिछली हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगाई जा रही है। मैं आपको बताऊं, नीलम झेलम सरचार्ज आज भी मैं दे रहा हूं, जबकि नीलम झेलम प्रोजेक्ट 2018 में कंप्लीट होके नेशनल ग्रिड में अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे बेच रहा है, मुनाफा कमा रहा है, लेकिन अवाम से खून उस नाम पे आज भी इस हुकूमत नाअहल जो है वो निचोड़ रही है, और अरबों रुपया जो है वो इनके पास अवाम का इकट्ठा हुआ है, और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब इसको किस तरह लीगलाइज करके किसी जगह इस्तेमाल किया जाए और उसको बैंक में रख के उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं। तो ये इनकी हालत है इनएफिशिएंसी की। आज आप पाकिस्तानी कौम अपना नीलम वो बिल देख ले इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे नीलम झेलम सरचार्ज लगा होगा। ये भी क्या पुरानी पिछली हुकूमत ने लगाया था? प्रोजेक्ट तो 2018 का खत्म हो गया हुआ है, आगे तो आपने करना है। आपको समझ ही कुछ नहीं है, आपको अकल ही कुछ नहीं है, आपकी तैयारी नहीं थी, आपको ले आया गया, इसी वजह से ये है।
और जहां तक ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये दिखाते हैं आवाम को हर हफ्ते जो है मौत है, और उसके बाद एक बोतल खून की हर गरीब घर से जो है निचोड़ लेते हैं। सही, सेनेटर साहब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और ये बात आपकी ठीक है कि गरीब जो है वो बेचारा पिस रहा है, लेकिन इसका जवाब हम लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और मेंबर है असेंबली की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुसर्रत साहिबा। लेकिन इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग जब हम इस तरह की खबरें डिस्कस करें और शो का आगाज भी ऐसे करें कि बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं बल्कि ₹1.95 पैसे फी यूनिट बढ़ गई। मुसर्रत साहिबा, आप क्या समझती हैं कि अभी भी इज इट फेयर कि ये डिसीजन भी हम पुरानी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर डाल दें और गरीब आवाम का जो एहसास करने का दावा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एहसास नजर नहीं आता? देखिए सीमन, जो बिजली का इस वक्त जो महंगाई का सामना है, इसका जाहिर है लिंक तो पिछली गवर्नमेंट से ही बनता है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि IPPs के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उनको हम रिविजिट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो तोहफा है वो भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ठीक बात है आपकी कि कुछ चीजों में महंगाई हुई है, लेकिन कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट भी आई है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम इस तरह की बात करें तो हम कलेक्टिव से बात करें कि इन्फ्लेशन जो है वो कोई 8% कम हुई है, उसका भी जिक्र होना चाहिए। उसके बाद जो और बहुत सारी चीजें, जैसे अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई को स्टेबल करने के लिए वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें वो 5% इंक्रीज हुआ, रेमिटेंसेज इंक्रीज बाय 24.8%, फॉरेक्स रिजर्व हमारे वो भी है 7.7% इंक्रीज हुए हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट कोई तकरीबन 193% बढ़ा है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि देखें, सबसे अहम बात जो समझने वाली है सीमन, हमें जिस कंडीशन में ये मुल्क मिला था, ये तो अल्लाह का लाख लाख करम और शुक्र है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतर कंडीशन में। मुसर्रत साहिबा, आपने इन्फ्लेशन का कंपैरिजन किया तो मुझे बस थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दें कि ये जो पैरामीटर है इन्फ्लेशन कंपैरिजन का, ये 2018 से पहले वाली हुकूमत के साथ है या आपकी अपनी ही पिछले साल और उससे पिछले साल की हुकूमत से है? देखिए, ये कंपैरिजन ईयर टू ईयर है, लेकिन जिस वक्त हमें गवर्नमेंट मिली थी उस वक्त आपको पता है कि क्या हालात थे। ये जिस हालात में ये छोड़ के गए थे, बिकॉज मुझे क्यों निकाला कि जब ड्राइव शुरू हुई थी मुहिम, तो इनको ये तो पता था कि अब ये दोबारा आने वाले नहीं है। तो फिर वो जो मशहूर जमाना करिश्माती टोपी वाले जो हिसाबदार साहब है जो इस मुल्क के साथ वो करके गए, वो मेरा ख्याल है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, देखें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अभी हमने, अगर हम बात करें कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये कोई तकरीबन 5.4% बढ़ी है। उसके बाद आपको पता है कि रिकॉर्ड कोविड के अंदर पूरी दुनिया जिस अजाब से, जिस मुसीबत से गुजरी, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें ऑर्डर, जिसको पूरी दुनिया से ज्यादा ऑर्डर्स मिले टेक्सटाइल के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी रिवाइव हुई है और उसका इम्पैक्ट तो चलें, दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स जो आप इस गवर्नमेंट के बता रही हैं, एक्सेप्ट फॉर द टेक्सटाइल। जो बाकी चीजें आपने जिक्र किया उनसे इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, ये थोड़ी हैरानकुन बात थी। डॉक्टर असद, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सुन रहे थे मुसर्रत साहिबा का और उन्होंने कहा कि मईशत को डबो गए थे, मुल्क को लूट गए थे और आवाम का कोई एहसास नहीं किया गया, और ये 2-2.5 साल में आवाम के लिए बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में। देखिए, आवाम अच्छी तरह सब जानती है कि उस वक्त क्या फिगर्स थे और आज क्या फिगर्स है। 5.8 ग्रोथ रेट थी, आज नेगेटिव में है। मैं बहुत सारी चीज़ें 10-12 नहीं का आपका टाइम समा खराशी करूँगा, लेकिन ट्रंप चले गए हैं। कल न्यूयॉर्क टाइम में आया कि उन्होंने कौम से 30,000 झूठ बोले 4 सालों में। इन्होंने 2 सालों में 50,000 झूठ कौम से बोलने, और ये अभी सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं, अभी परसों पेट्रोल हुए और कल इलेक्ट्रिसिटी हुई, अभी गैस मिल नहीं रही। गैस पहले आए 143% बढ़ाई, फिर 98% बढ़ाई, फिर बढ़ाई, यानी हर हफ्ते जो है ये बढ़ाई जा रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो है पहले बताते हैं, मौत दिखाते हैं, और उसके बाद 10 के बाद 4 करके कहते हैं कि हमने बड़ा एहसान किया कि आपका जो खून है वो 10 लीटर नहीं चूसना, 4 लीटर चूसना है। और यही है, आप देख लें कि लोगों का बुरा हाल है, चीखें निकल गई हैं। ये बिल्कुल ठीक कहते थे कि मैं इनकी चीखें निकलवाऊंगा। आप देख लेना किस तरह ये इस मुल्क को
जो है बुरी तरह जो है मिस गवर्न कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा इदारा नहीं है। आप नैब न्याजी गठजोड़ को देख लें कि लंदन कोर्ट ने नैब पे खदशात जो है अपने एतराज़ात जो है बुरी तरह उस पर क्वेश्चन कर दिए हैं। यहाँ की बात नहीं मैं कर रहा, हर तरफ से ये इनका मोड ऑफ गवर्नेंस है। और लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने नैब और लंदन हाई कोर्ट का जिक्र किया, बेसिकली ब्रॉडशीट केस का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो सन 2000 से चल रहा है और वो सिलसिला जो है वो अब आकर मजीद कॉम्प्लिकेटेड भी होता जा रहा है। लेकिन क्यों ये गरीब आवाम का ₹8 इस हुकूमत ने दिया है? क्या जल्दी थी कि डिसीजन आने से पहले ही रकम मुंतकिल कर दी गई टैक्स पेयर्स की? इस तरह के बहुत से सवाल डॉक्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूछती है और वो भी जाहिर है फिर नून लीग के ऊपर इल्जाम भी लगाती है। आई एम कमिंग ऑन माय नेक्स्ट टॉपिक। एक तो हम जिक्र कर रहे हैं आवाम की भलाई का, आवाम के एहसास का और महंगाई इन्फ्लेशन ग्राफ का जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ एक सियासी इशू जिस पर ऑपोजिशन भी और इवन गवर्नमेंट भी दोनों ही बयानिए भी दे रहे हैं और अपने अपने स्टांस पर खड़े भी हैं, वो है फॉरेन फंडिंग केस, जिस पर परसों जब वजीर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि ओपन केस होना चाहिए, अवाम के सामने होना चाहिए और मैं इस चीज की बिल्कुल इसका हामी हूं कि सब लोग मिलकर बैठे और ये डिसीजन सामने हो फॉरेन फंडिंग केस का। जिस पर कल इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान दे दिया कि हम अवामी सतह पर कार्रवाई नहीं कर सकते, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से कार्रवाई होगी, सबको इस पर यकीन रखना होगा और फिर इस पर अब मजीद आगे स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से जो है वो भी बात हो रही है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फेयर डिसीजन हो सकेगा फॉरेन फंडिंग केस में, जबकि मुस्लिम लीग नून खुद भी इस केस को फेस कर रही है और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें भी तलब कर लिया? सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद, थोड़े सिग्नल इश्यूज जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ हैं। मुसर्रत साहिबा, फॉरेन फंडिंग केस और ये जो पूरा मामला है जिसमें तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, ऑपोजिशन सियासत भी कर रही है, क्या कहेंगी आप इस पर? अवामी सतह पर तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। देखिए सीमल, हमने टू क्लैरिफाई आवर पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो रेंटर क्राउड इकट्ठा करके तो जिस तरह का बयानिया यहाँ पे झूठ का बयानिया दर्जा जा रहा है, तो उसको हमने अपने आप को क्लियर करने के लिए इससे ज्यादा और वाज़ेह क्या हो सकता है कि हमने ये कह दिया कि अगर आप इसका ओपन ट्रायल भी करना चाहते हैं तो कर लें पब्लिक के सामने। इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीमल जो समझने वाली है कि हमने हमारी जो फंडिंग है उसको फॉरेन फंडिंग कहना ही गैर मुनासिब बात है। उसकी वजह ये कि ये सारे हमारे जो फंड हैं, पार्टी फंड, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आए, जिनका हमने सारा रिकॉर्ड 40,000 जो डोनर्स हैं उनका रिकॉर्ड हमने दिया है। एक एक की हमने साथ अकाउंट वेरिफिकेशन दी है, साथ हमने उनके आईडी कार्ड अटैच किए। और मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि किसी एक के ऊपर भी ये सारा डाटा लें इलेक्शन कमीशन से और फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर सारा कुछ अगर सारे फैक्ट्स इतने स्टेट हैं मुसर्रत साहिबा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौकिफ क्यों इख्तियार किया कि अगर कहीं से फंडिंग ममनुआ जगह से आई है तो वो एजेंट्स की तरफ से आई है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं? अगर तो इतना क्लैरिटी थी हर चीज में तो फिर ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? मैं अर्ज करती हूँ ना, मुझे पूरी बात करने देना, मैं आपको बताती हूँ ये बात क्यों की। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें जिन डोनर्स ने दिए हैं उनको हम जानते हैं, उनका हमने रिकॉर्ड भी दे दिया है। फर्ज करें कि आपने पार्टी में फंड दिया है, ठीक है, और अगर आपको आगे आपके चैनल ने दिया है या आपने खुद दिया है तो वो भी सफाजी हो जाएगा। हमने ये इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्या होगी? लेकिन ये दो जमातें जो ये केस जिसके ऊपर ये सियासत करना चाह रही है, पीडीएम की सियासत जब दफन हुई, बंद गली में गई, तो इस पे आ गए। इन्होंने खुद कितने लोगों का रिकॉर्ड दिया है? ये हमसे पुरानी सियासी जमातें हैं, हमारी लाइफ या पॉलिटिकल लाइफ 25 ईयर्स है, ये हमसे पहले से हैं, इनके पास रिकॉर्ड है। इन्होंने क्या इलेक्शन कमीशन में जमा कराया? हमने 40,000 लोगों का रिकॉर्ड जमा कराया। क्या इन्होंने 4,000 लोगों का रिकॉर्ड जमा कराया? हमसे ज्यादा महंगे इलेक्शन लड़ते हैं ये, हमसे ज्यादा इनके पास फंड आते हैं, लेकिन क्या उसका इनके पास रिकॉर्ड है? और अगर है तो इनको जरूर देना चाहिए, जैसे हमने दिया। आपका जवाब मैं लेती हूँ कि लीव इट ऑन इलेक्शन कमीशन, लीव इट ऑन द अपने मुल्क के इदारे, वो जो भी डिसाइड करें हम उसको बड़े खुले दिल के साथ ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे
बल्कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हम उनको भी भुगतेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने वाली है सीमल, क्या ये दो सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन ने एक सवालनामा भेजा था पीपल्स पार्टी को जो आज तक मुड़ के वापस नहीं आया, उसी तरह जिस तरह एक पेशेंट पाकिस्तान से गया है तो वो मुड़ के वापस। ठीक है मुसर्रत साहिबा, मैं जवाब लेती हूँ। सेनेटर साहब आपने गुफ्तगू सुनी मुसर्रत साहिबा की, सॉरी आपके साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, और फॉरेन फंडिंग का हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमने तो सारे सबूत दे दिए, इवन आईडी कार्ड की कॉपीज तक हमारे जो डोनर्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी जमा करा दिए हैं, और उन्होंने कहा कि फिर अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को भी जवाब देना होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें ये केस 7 साल से चल रहा है और 7 साल से पेंडिंग है। इन्होंने कई फोरम इस्तेमाल किए कि ईसीपी की जो जुरिस्डिक्शन है उसको चैलेंज किया जाए कि वो ये नहीं देख सकते, लेकिन हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी और हर जगह इन्होंने जाके माफी मांगी। अब जब केस लगा है तो ये 7 वकील चेंज कर चुके हुए और 70 पेशियां जो है पेंडिंग की करा चुके हुए। आज ये कैमरे की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में NA53 से इमरान खान जब वोट डाल रहे थे तो एक सारी मीडिया की टीम अपने साथ लेके गए थे और बैलेट जो है वो दिखा के वोट लगाया था, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की जो है खिलाफ वर्जी की थी। जब उनका वो केस लगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैशिस्ट हुकूमत है, ये किस तरह डराते हैं। मैं भी वहां पर था, मुझे पंजाब असेंबली ने 311 MPs, वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पूरी कैबिनेट 311 ने दिए था, और जो हारने वाली थी मेरे साथ उनको 30 वोट पड़े थे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ दी हुई थी एप्लीकेशन कि ये जाली वोटों से जीत के आए हैं। ये इनका हाल होता है। ये समझ रहे थे कि वो साकिब निसार अभी भी बैठे हुए हैं। तो इन वहां पर केस लगा तो इनके वकील इमरान खान के आए कि मेरे ताकतवर हलकों ने मैं वहां विटनेस हूं, मैं बैठा हुआ था, मैं अपने केस के लिए बैठा हुआ था। इन्होंने कहा कि जी ताकतवर हलकों ने डिसाइड किया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाएंगे। तो हमारी पिटीशन जो ये है ये 9 तारीख जल्दी लगा दे, जुमे रात का दिन था, मेरा ख्याल 9 अगस्त थी। तो उन्होंने जस्टिस रजा और उनके साथ 4 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वकील साहब से कहा इमरान खान के कि आपने खुद 18 तारीख ली है और हमने आपके कहने पे 18 तारीख दी है। तो उन्होंने सद्दा जो है उठा के मारा टेबल पे और कहा कि अगर आपने ये 18 को लगाया तो कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने इधर देखा, 2 अपने उनसे कुलीग से बात की और दूसरी तरफ देखा और उन्होंने कहा अच्छा आप सुबह आ जाए। सुबह आए तो बगैर आर्गूमेंट के वो केस डिसमिस हो गया और उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली गई। ये हाल है हमारे साथ। क्या होता है कि हमारे साथ तो वो चीफ जस्टिस साहब जो थे पुराने, वो मीडिया के सामने आप लोगों को कहते थे कि मैं 4-5 MPA का तो रोजाना नाश्ता करता हूं और बड़ा फख्र महसूस करते थे। सेनेटर साहब चले, तो अगर हम पुरानी बातें ना करें और पुराने किस्से ना छेड़ें, क्योंकि आई एम श्योर मुसर्रत साहिबा के पास भी ऐसे बहुत से रेफरेंसेस और बहुत से इंसिडेंट्स होंगे। मुझे ये कहिएगा, अब जो केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, इलेक्शन कमीशन इदारे के ऊपर क्या वाकई में मुस्लिम लीग नवाज ट्रस्ट करेगी कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से होगा? जैसे मुसर्रत साहिबा ने कहा कि इदारों की खुद मुख्तारी को एक्सेप्ट करना होगा, क्या मुस्लिम लीग नून का ये स्टांस है? शाहिद खान अब्बासी पिछले साल से ये बात कर रहे हैं कि एक चीज अंडर कैमरा होनी चाहिए। किसने कैमरे जो है वो पोलिंग बूथ से बंद करवाए? किसने जो है 21 अरब रुपया? तो वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया ना कि अवामी सतह पर कार्रवाई करें। वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अवामी सतह पर कार्रवाई नहीं कर सकते और ना ही ये पॉसिबल है। बिल में कोई चीज नहीं मांगी। हर कमेटी मीटिंग जो है ये अंडर कैमरा करे ताकि कौम को पता लगे कि अंदर ये क्या बात करते हैं और बाहर क्या बात करते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये जूनियर ट्रंप है, ये 4 साल अगर रहे तो ये लाख का जो फिगर है ये क्रॉस कर देंगे झूठ बोलने में। अब मेरे सवाल की तरफ भी आ जाइएगा सेनेटर साहब, आपने अपना पॉइंट तो बता दिया है। मसला तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया जिन्होंने क्लियर किया कि हम इन कैमरा सेशंस नहीं कर सकते, ना ही इन्वेस्टिगेशंस इन कैमरा हो सकती हैं, अवामी सतह पर नहीं होंगी और हमारे इदारे पर ट्रस्ट करना होगा। क्या मुस्लिम लीग नवाज ट्रस्ट करेगी, क्योंकि उनका अपना भी केस है और आइंदा फॉरेन फंडिंग केस में मुस्लिम लीग नवाज की भी कार्रवाइयां होंगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी? देखिए हम तो अदलिया का एहतराम करते हैं और यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ सख्त गर्मियों में जून जुलाई में ये जानते हुए भी कि वो सीधा जेल में जाएंगे, लंदन से यहाँ आए, तो हम तो इदारों की एहतराम करते हैं। लेकिन इनकी फैशिज्म और ये डरा धमका के जिस तरह ये बात करते हैं, जिस टोन में ये बात करते हैं, ये
कैमरा अगर नहीं भी होगा तो हमें ऐसा रिकॉर्ड जो है, जो पिटिशनर है जिसने वो किया है अकबर साहब ने, उनकी सेटिस्फेक्शन जरूर होनी चाहिए कि अगर वो रिकॉर्ड की रसाई तक अपना हक मांगते हैं तो वो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने मीडिया पे ये आके कहा है कि अगर ये रिकॉर्ड मुझे मिल जाए और मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डेड भी और दूसरे भी, कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके हमसायों में भी थरथल्ली मच जाएगी कि कैसे कैसे लोगों ने इन्हें फंडिंग की है और कहां से की है। ठीक मुसर्रत साहिबा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? फॉरेन फंडिंग केस में मुस्लिम लीग नवाज ने तो कह दिया कि हमें अदलिया पर ट्रस्ट है, इदारों पर ट्रस्ट है, लेकिन रिकॉर्ड की रसाई जरूर होनी चाहिए, खासतौर पर दरख्वास्त गुजार को, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो विल एक्सेप्ट दैट डिसीजन। आप क्या कहेंगी? लेट्स नॉट गो ऑन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उनको उनका जवाब देने दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस, कुछ माहिरीन, कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं, खासतौर पर जब ये एक यूटर्न लिया गया कि पहले डिनाई किया गया और फिर एजेंट्स के ऊपर डाल दिया गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो एजेंट्स कसूरवार होंगे। कुछ कहना चाहेंगी आप इस पर? देखिए सीमन, सबसे पहले तो आपने असद भाई साहब से जितना भी आपने इनका अपना मौकफ लेने की बात की तो उन्होंने सारी बहस हमारे ऊपर की, लेकिन मैं पहले अपनी बात करूंगी फिर मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। देखिए, हमने अपना सारा रिकॉर्ड दे दिया इलेक्शन कमीशन को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपन ट्रायल, ओपन इसकी सारी पब्लिक कर दी जाए, मीडिया के सामने करें, उसकी भी हमने रिक्वेस्ट कर दी। आगे तो इलेक्शन कमीशन का काम है, अगर ये भी कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं तो हम इकट्ठे भी जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, मूव ऑन करते हैं ना। ये इन्हें कहें पीपल्स पार्टी और ये जो 11 जमातें हैं इसके ऊपर हम इकट्ठी एक कंबाइन एप्लीकेशन देने को इनके साथ तैयार हैं। एक तो ये होगी बात। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, अगर रिकॉर्ड चेक करा जाना चाहिए तमाम सियासी जमातों का कि आपके इदारों ने जो भी डिसीजन किए आपने उससे कितना एग्री और डिसएग्री किया। हमने आज की टाइम तक हमारी फेवर में या हमारी फेवर में फैसले नहीं आए। हमने हमेशा जितने भी हमारे मुल्क के इदारे हैं, ना सिर्फ हमने उनका एहतराम और तकरीम का हमने मुजाहरा किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, जिस फेवर में फैसला हुआ, इंसाफ का बोलबाला जब नहीं हुआ तो फिर इंसाफ सफा हस्ती से मिटा। फिर इनसे ये पूछा जाए कि ये हर दफा बात इनसे फंडिंग की पूछी जा रही है कि आपने कितना रिकॉर्ड दिया, उसको मैं 40,000 बोला है, भाई साहब 4,000 ही बोल रहे ना। एक बात। दूसरी बात ये, क्या इनको पता भी है कि कभी रवायत रही है इधर रिकॉर्ड जमा कराने की? हमने जिस तरह से एफर्ट करके इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग का जो इन्होंने हमारे ऊपर ज्यूइश लॉबी का जो इल्जाम लगाया था उसकी भी क्लैरिफिकेशन आ गई हुई है। वो जिस कंपनी का नाम लेके ये सो कॉल्ड लीडर स्टेज के ऊपर झूठ बोल रही थी, वो उस बंदे ने तस्दीक कर दी और चैलेंज किया कि आए मेरे ऊपर केस करें या मैं आपके ऊपर करूंगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि इल्जाम से काम नहीं चलेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। और वो जो गर्मियों में आए थे, तशरीफ लाए थे इस मुल्क पे एहसान करने, अभी क्यों नहीं आए? एविडेंस देना पड़ेगा, इल्जाम से काम नहीं चलेगा। मुसर्रत साहिबा और सेनेटर साहब, ये बात दोनों पार्टीज के लिए है कि आप जो बातें करते हैं वो साबित करनी पड़ेंगी और फिर इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन किस पार्टी से किस तरह से इस पूरे केस को निपटता है। वेल, थैंक यू सो मच मुसर्रत साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। सेनेटर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये इश्यूज, ये मामला जो सियासी हैं, जिस पर सियासत होती रहती है और साल हर साल से हो रही है, वो चाहे ऑपोजिशन की तरफ से हो या सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो, सवाल सिर्फ ये उठता है कि अवामी मसाइल क्या हैं, क्या हुकूमत रियलाइज कर रही है और क्या अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं। ये ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडशीट केस हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, वो सॉर्ट आउट होते रहेंगे और आगे चलती रहेगी। करप्शन की कहानी, अकाउंटेबिलिटी की बात, फेयर एंड स्क्वायर डिसीजन, ये तमाम मामलात कई दहाइयों से चल रहे हैं। महंगाई, आवाम के लिए रोजगार, आवाम के लिए रिहाइश, ये सबसे इंपॉर्टेंट नारा है जो इलेक्शन कैंपेन्स में लगाया जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिलीवरी है जो देनी चाहिए सिटी गवर्नमेंट को। लेकिन क्या अभी तक वो कामयाब हो सकी है या नहीं, इसका सवाल, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूं, सोचिएगा जरूर इसका जवाब। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों का जिक्र करें तो कोरोना वायरस के 35,839 टेस्ट हुए, जिनमें से 1745 अफराद कोविड पॉजिटिव हुए हैं और वायरस से 47 अफराद इंतकाल कर गए। और सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,204 हो गई, जबकि मजमूई केसेस अब तक पहली और सेकेंड वेव में जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 5,28,000
891 तक जा पहुंची है, जबकि फ़ाल केसेस यानी कि एक्टिव केसेस की तादाद जो इस वक्त होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल्स में है बट कोविड पॉजिटिव हैं वो 34,916 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2075 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हुए हैं। और आपको हम हर रोज़ ये फिगर्स इसलिए भी बताते हैं ताकि आप लोग भी केयरफुल रहें कि किस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। टेस्ट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है गवर्नमेंट और कर भी रही है, जिसमें अगर 35,000 के करीब केसेस हुए हैं और उसमें से 1700 केसेस पॉजिटिव आए हैं तो दैट मीन्स कि जो रेशो है और जो फ्लक्चुएशन है वो कंटिन्यू है। क्योंकि इसी हफ्ते में अगर हम जिक्र करें तो 24 घंटों में केसेस 3000 भी रिपोर्ट हुए थे, 1700 रिपोर्ट हुए हैं। अच्छी बात है कि कम पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं बट स्टिल इट्स अ बिग फिगर। हमने ईजी नहीं होना, SOPs को फॉलो करना नहीं छोड़ना। जिक्र करें अगर सिंध का तो इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो सुबह सिंध में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और सिंध में भी अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली कराची का जिक्र करें तो कराची में पॉजिटिव रेशो मुसलसल हाई जा रही है और कोविड से पेशेंट्स की जो अमवात है उसका सिलसिला भी जारी है। सिंध में जो फिगर हमारे पास आए उनमें जनवरी के 20 दिन में 90 अफराद कोरोना से घरों में इंतकाल कर गए। सूबाई महकमा सेहत सिंध के मुताबिक घरों में सबसे ज्यादा 10 अमवात जनवरी को सामने आई और सबसे कम 18 जनवरी को, यानी कि इनकी तादाद 2 थी जो रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत ने यह बताया कि घरों में कोरोना से अमवात का 95% का ताल्लुक कराची से है, जबकि रवा माह अब तक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 248 हो गई है, जिनमें से 45% अफराद घरों में कोरोना से इंतकाल किए और 158 अफराद कोरोना से निजी और सरकारी अस्पताल में जान की बाजी हार गए। सिंध में कोरोना की मजमूई शरह इस वक्त पूरे ओवरऑल सिंध का अगर जिक्र करें तो 15.76 रही, जिसमें कराची में कोरोना की मजमूई शरह 15.76 है, यानी कि सुबह सिंध की जो रेशो है और अगर हम इंडिविजुअली कराची की रेशो भी जिक्र करें तो वो 15.76 रही है। इस पर हम बात करेंगे कराची में केसेस इस कदर हाई रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं पूरे मुल्क के कंपैरिजन में और सिचुएशन इस वक्त हॉस्पिटल्स में क्या है। हमारे साथ कराची से MS सरफराज शहीद हॉस्पिटल डॉक्टर अमीर सुलंगी साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। कोरोना की सिचुएशन हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में ही इस वक्त चल रही है सेकेंड वेव में। कराची और अगर सिंध पर्टिकुलरली कराची का अगर जिक्र करें तो रेशो 15.75 विच इज हाई और इसी वेव के दौरान हमने कराची में 19 पॉइंट समथिंग भी रेशो देखी थी, 19.5 रेशो तक गया था। ये क्या वजह समझते हैं आप, कराची में केसेस रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं ज्यादा? देखें, इस जो पेंडेमिक की जो फिनोमेना है जी, वो ये है कि ये आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जब पहले यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग की डेथ हो रही थी और डेथ हो रही थी बड़े सिटीज़ में। जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, जितने यूरोप के, अमेरिका के या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़, हालांकि उनके पास सब चीज़ें मौजूद थी तब भी वहाँ पे डेथ रेशो ज़्यादा था, लेकिन वो बिग सिटीज़ में था। तो कराची इज़ आल्सो द बिग सिटी ऑफ द पाकिस्तान और कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जब लोग निकलते हैं मार्केट में तो मार्केट में गुथम गुथा बिल्कुल हो जाते हैं और बिल्कुल जो है ना भर जाती हैं मार्केटें और रोड भी भर जाते हैं। तो कराची बिग सिटी है, तो ये फिनोमेना है पूरा जो हमने ऑब्जर्व किया है। मैं खुद कराची PA में एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये साबित हुआ है कि जो जितनी भी बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे ये ज़्यादा रेशो होता है उसका और जितनी भी ओपन एरियाज होती हैं वहाँ पे कम होता है। अच्छा, तो उसका रीज़न ये है। लेकिन जी सर बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मुझे खुशी हो रही है कि अब ये रेशो भले आपको नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन लोग जो है जो बड़ी बात यह है कि लोग कॉन्शियस हो गए हैं। कराची में पहली जो वेव आई थी लोग इसको बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि ये बीमारी है या नहीं है। कराची तो क्या काफ़ी दुनिया के और मुल्कों में भी ये सिचुएशन थी कि उसको बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये बीमारी है या नहीं है। तो अब जो है लोगों ने रियलाइज़ किया। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी अच्छी हुई है कि अब हमें ट्रीटमेंट का पैटर्न पता चल गया है। तो जो गली कूचों में भी डॉक्टर बैठे हैं वो मरीजों को शुरू में ही ट्रीटमेंट दे देते हैं। अब देखें, जो पहली वेव आई थी उसमें आपको पता होगा, आपने देखा भी था, ऑब्जर्व भी किया था कि पूरे कराची में वेंट शॉर्ट हो गए थे। इस वक्त अगर आप डेथ रेशो, तो जाहिर है जब वो पॉपुलेशन मैंने आपको बोला ज्यादा होगी तो वो रेशो ज्यादा आएगी, ठीक प्रॉब्लम। हाँ,
जी 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 जी, और वायरल लोड का भी होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई कि ये इस वक्त लोग वेंट पे बहुत कम जा रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोग सेहतियाब भी हो रहे हैं। जी जी। तो अब भी जिनकी डेथ हो रही है, वो जो लोग थोड़ी निगलिजेंसी कर रहे हैं ना, जी जी, उनको जो मतलब 4-5 दिन के बाद जाके डॉक्टर को दिखा रहे हैं या कंसल्टेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वेंट पे जो लोग जाके और वेंट पे डेथ्स हो रही थी और वेंट मिल नहीं रहे थे, वो रेशो अगर आप अगर करें तो कराची में वेंट पड़े हुए हैं, अभी भी वेंट भरे नहीं है, काफी वेंट, सारी हॉस्पिटलों में वेंट खाली पड़े हुए हैं। लेकिन तो डॉक्टर साहब, अब ये भी तो हो रहा है ना कि लोग होम आइसोलेशन करते हैं और गवर्नमेंट ने इजाजत भी दे दी है होम आइसोलेशन में। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि अब तक कराची में जनवरी में जितनी अमवात हुई, उनमें से 45% लोगों की घरों में अमवात हुई हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स में तो वो नहीं है और घरों में है। तो कहां पर नेग्लिजेंस हो रही है, थोड़ा सा वो पॉइंट आउट कीजिएगा। और अगर एक कोविड पेशेंट है, किन चीजों के ऊपर क्लोजली मॉनिटरिंग करनी चाहिए और कब उन्हें हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए, काइंडली प्लीज इस चीज का जवाब दे दीजिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें देखें, अगर वहां पे भी अगर आदमी पेशेंट जाता है ना, अभी लोगों में मैंने वही आपको बात बताई, क्योंकि हम भी इधर मॉनिटर कर रहे हैं, लोग कॉन्शियस हो गए हैं, लोग आइसोलेशन में जिनके घरों में मरीज हो रहे हैं तो उसको अलग कमरे में रख रहे हैं, और जिनके पास बिल्कुल मजबूरी है कि उनके पास कमरा ही एक है या 2 है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन 90% पॉपुलेशन इस पे है कि वो जो भी पेशेंट है उसको वो अलग आइसोलेशन में रख रहे हैं। हाँ, जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, जब आपका सांस घुटने लगे, तब आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे पता लगेगा? क्या ऑक्सीमीटर रखना जरूरी है घरों में? आपकी मेडिकल ओपिनियन इसमें क्या है? क्योंकि लोग थोड़ा सा, जब कोरोना का एक प्रेशर और दबाव और डर अलग एग्जिस्ट करता है जो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट डालता है पेशेंट्स के ऊपर, और आपको लगना शुरू हो जाता है कि आपका सांस बहुत उखड़ा है, अब मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही, लेकिन ऑक्सीमीटर पर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना करे आपकी एक्चुअल फिजिकल कंडीशन को, उसके लिए आपकी राय क्या है? क्या करना चाहिए? ऑक्सीमीटर होना चाहिए? नहीं, ऑक्सीमीटर हर कोई नहीं रख सकता, वो उसके लिए कॉस्ट भी हो जाती है। मसला ये है कि मैंने आपको बताया ना कि अब इस वक्त गली कूचों के डॉक्टरों को भी पता चल गया है कि ये दवाइयाँ देंगे और मरीज उससे सही हो रहे हैं, और मरीज डेली बेसिस पे फिर उनसे जो डॉक्टर होता है, उनका करीबी डॉक्टर होता है, वो उनको बता रहा था, और उनको ये भी बता देता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाना। तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पहले फॉलो नहीं कर रहे थे, अभी ये खुशी की बात है कि फॉलो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये जल्दी हम इसमें से काउप अप कर लेंगे और काफ़ी जो है बेहतरी आएगी, काफ़ी बेहतरी आएगी। आप ये कह रहे हैं हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? जी जी, बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने आपको कहा ना कि SOPs पे भी देखें ना, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि जो डेथ रेशो है ना, आप देखें डॉक्टरों में ज्यादा है जी। हमारे डॉक्टरों को, पैरामेडिक्स को, नर्सेज को हमें सलाम करना चाहिए कि पहली वेव भी आई थी तो उन्होंने मुकाबला किया था और बिना हथियारों के वो जो है लोगों की जानें बचा रहे थे, और अभी भी डॉक्टरों की डेथ हो रही है। तो डॉक्टर बहुत मेहनत से हमारे काम कर रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जी, उनको तो सलाम है और खराजे तहसीन हम उनको पेश करते हैं, पूरी कौम ही पेश करती है। डॉक्टर साहब, अब ये भी कह दीजिएगा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो वैक्सीन का एक पैटर्न ला रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि करीबन 3 से 3.5 लाख मुल्क भर के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबा सिंध कहाँ स्टैंड करता है? क्या यहाँ के भी हेल्थ वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करा ली है? नहीं, वो उन्होंने हमें जितना पता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं PMA एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूँ जी जी, तो हमें अभी हमारे एक मीटिंग हुई थी, मैं खुद उसमें गया था मीटिंग में, तो उस मीटिंग में वो चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई थी, उसमें उन्होंने सारा फार्मूलेट कर लिया है, सारी पैटर्नाइजेशन कर ली है, मतलब मॉडल पूरा बना लिया है। अब ये है कि जैसे ही वैक्सीन ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट लाएगी और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, जैसे ही वो आएगी तो इंशाल्लाह सब ने तैयारी कर ली है, सब प्रोविंसेस ने तैयारी कर ली है, उस मॉडल पे चलेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि दुनिया के हमने जो काउंट किया है, तकरीबन 40-50 मुल्क ऐसे हैं, हम बिलावजा अपने आप को अंडर माइन करते हैं अपनी कंट्री को, 40-50 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे टेस्टें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे फिर भी लोगों की टेस्टें तो होती हैं, भले 10,000 दे के टेस्ट तो हो रही है ना, वहाँ पे टेस्टों की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे लोग बिना
ट्रीटमेंट के, बिना टेस्ट के, बिना डायग्नोसिस मर रहे हैं, जानवरों की तरह मर रहे हैं। मैं आपको उनकी अभी, क्योंकि प्रोग्राम शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, नहीं तो उनकी पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम काफी अच्छी कंडीशन में है, हम काफी अच्छी कंडीशन में हैं और इंशाल्लाह मजीद बेहतरी भी आएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, सिंध और कराची की सूरत हाल आपकी बता रहे थे और आपने कहा कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है कि लोगों में पहले से ज्यादा अवेयरनेस, लोग इस चीज को सीरियस ले रहे हैं। तो जी दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, रुबाई सेहत करे और जल्द अज जल्द इस पेंडेमिक से हम बाहर आ जाए। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में काबिलियत का अंदाजा सिर्फ अंग्रेजी जबान से ही लगाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है, जो मैंने पूछना है। और मैं मुसलसल कल अपने जहन में ये रिपीट कर रही थी कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे तो क्या हम काबिल नहीं रहेंगे, क्या हम क्लासी नहीं रहेंगे, क्या हम एक ऐसी क्लास के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है। कल से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, दो ऐसी खवातीन की जो एक कैफे रन करती हैं और उनका मैनेजर है जो 9 साल से उनके साथ काम कर रहा है, और आप देखिए कि वो किस तरह उस मैनेजर का मजाक उड़ा रही है, उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रही है। और मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट डिड दे गेट आउट ऑफ इट। मैं कोशिश कर रही थी कि हम उनसे बात कर सकें और उन्हीं की साइकी समझ सकें। जो अपॉलॉजी उन्होंने इशू की है कि हम माजरत ख्वाह हैं, इंटेंशंस जो हैं वो किसी को दुख देने की नहीं थी या किसी की फीलिंग्स हर्ट करने की नहीं थी। राब्ता नहीं हो सका इनसे, वरना मैं इनसे जरूर पूछती कि मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूं या उर्दू में चलेगा, कि आप पाकिस्तान में ही हैं या अपने आप को मेंटली किसी अंग्रेज मुल्क में समझती हैं। ये वीडियो देखिए जिसकी मैंने सबटाइटल्स भी हमारे आम आदमी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए अपनी प्यारी जबान उर्दू में नीचे सबटाइटल्स पे लिखे हैं। जरा ये वीडियो दिखाइएगा। And this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Aves, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Aves was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, yes, 1 class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Aftab and I job their manager and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just thought what we paid for. This is at a very good salary, mind you. Thank you. मुझसे दोबारा ये वीडियो देखी नहीं जा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस पूरी वीडियो में कहीं से आपको लगा कि वो उस बेचारे मैनेजर का मजाक नहीं उड़ा रही थी, कहीं ऐसा लगा कि वो एक्चुअली इसको सिर्फ गपशप के अंदाज में ले रही थी। क्या हुआ वो अगर अंग्रेजी नहीं बोल सकता? आप लोगों ने हायर क्यों किया? आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंग्लिश विमेन समझती हैं, तो फिर आप लोगों ने उसको हायर क्यों किया? 9 साल से वो आपके लिए नौकरी कर रहा है और आप उसका मजाक बना रही हैं अपने फेक एक्सेंट्स के ऊपर। और अगर जेन्युइन एक्सेंट है भी, सो व्हाट? किसके ऊपर एहसान है कि आपको अंग्रेजी आती है और उस बेचारे को नहीं आती? बहरहाल ये जो इस्लामाबाद का एक कैफे है कनोली, उसके ऑनर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वीडियो वायरल हुई तो टॉप ट्रेंड्स बन गए। और मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट्स भी आप चलवाएं स्क्रीन के ऊपर। जो लोगों का रिएक्शन था, बॉयकॉट कनोली एक टॉप ट्रेंड चल रहा था और मुसलसल टॉप ट्रेंड रहा, एवरीबडी वाज कमेंटिंग ऑन इट और इनकी तस्वीर या ये वीडियो शेयर हो रही थी। फिर आपको पता है पाकिस्तानी आवाम मीम्स बनाने में पीछे नहीं रहती, तो फौरन से जी सैकड़ों मीम्स भी बन गई इस तमाम इशू के ऊपर। इसके अलावा एक हैशटैग जो कि सीरियस था, वर्क प्लेस हरासमेंट, एंड आई वुड से कि ये पूरा इंसिडेंट एक्चुअली वर्क प्लेस हरासमेंट है। एम्प्लॉयर होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कि वो शख्स कुछ नहीं कह सकता आपको, आप चाहे उसका मजाक उड़ा लें, आप दुनिया को के सामने उसकी तज़हीक कर लें। ऑल्दो इस कैफे की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जारी की गई और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इन लोगों ने अपोलोजाइज किया है कि हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं था, बट
ट्रस्ट मी, ये डिस्गस्टिंग था और ये पूरी दुनिया को डिस्गस्टिंग लगा। और फेमिनिज्म या जेंडर बाइज्ड ओपिनियन नहीं था। इवन खवातीन में बड़ा खुश हो रही थी कि दे वर नॉट सपोर्टिंग देम, इनफैक्ट दे वर क्रिटिसाइजिंग देम ऑन देयर बिहेवियर। और मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, शायद अगर वो इस शो देख रही हूँ तो उनको समझ आ जाए, क्योंकि उर्दू तो उनको समझ नहीं आती है। और इसके साथ साथ मैनेजर साहब का भी एक बयान आया, मुख्तलिफ जगहों पे मैं देख रही थी, और ये जो अवैस हैं ये इन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हम मजाक कर रहे थे, हम गपशप लगा रहे थे। आई वुड से कि जाहिर है वो वहाँ पर नौकरी करता है और वो उसकी ऑब्वियसली उस ऑनर है उस पूरे रेस्टोरेंट की जहाँ पर वो 9 साल से मैनेजर है, तो डेफिनेटली अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपने वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर रखने के लिए वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे। बट ट्रस्ट मी, एज अ थर्ड पर्सन ये वीडियो कहीं से रीजनेबल नहीं लगी। इनफैक्ट इसमें कहीं से शुगल नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर हंसी नजर नहीं आ रही थी, उल्टा गुस्सा आ रहा था और वो इन 2 खवातीन के ऊपर आ रहा था। लेकिन आई थिंक वो सारा गुस्सा पाकिस्तानी अवाम ने ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर निकाल दिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जी खैबर पख्तूनख्वा में। मैं चाहूंगी कि अगली स्टोरी की तरफ आए, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर तरमीमी बिल जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बच्चों से ज्यादती के मुलजिम को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा तजवीज की गई है। बहुत खुशाइंद ये इकदाम है। इस तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद बच्चों से ज्यादती में सजाए मौत पाने वालों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी, जो हुकूमती मंजूरी के बाद आवाम को फराहम की जाएगी। जो हम पब्लिक हैंगिंग की बात कर रहे थे उसमें ये मंजूर किया है खैबर पख्तूनख्वा ने कि उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाएगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और फिर उसको मंजर आम पर लाया जाएगा। बिल के तहत ज्यादती में मुलव्वस उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदी कुदरती मौत तक जेल में रहेंगे, पैरोल पर रिहाई नहीं मिलेगी। बच्चों से ज्यादती के मुर्तकिब अफराद को हुकूमत सजा में माफी नहीं दे सकेगी। और फिर इस तरमीमी बिल में यह भी डिसाइड किया गया कि अगर आप गैर अखलाकी वीडियो बना रहे हैं बच्चों की तो 14 साल कैद बामुशक्कत, 5 लाख जुर्माना, बच्चों को बदकारी की जानिब राग़िब करने पर 10 साल कैद बामुशक्कत और सजा की तजवीज। जबकि बिल के तहत बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान को 14 से 25 साल तक कैद सजा दी जा सकेगी। ज्यादती में मुलव्वस अफराद का रिकॉर्ड चाइल्ड कमीशन में भी दर्ज किया जाएगा और इनका रिकॉर्ड नादरा में भी फराहम किया जाएगा। इंतहाई खुशाइंद इक़दाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इस घंटे अम्मी, क्या ऐसा पहले जैसा नहीं होगा कभी? देखो तुम्हारे बाल अभी ये कितने उलझे उलझे हैं, पर तुम जब इन्हें साफ करोगी तो ये सुलझ जाएंगे। इसी तरह जब तुम सर से डर को साफ करोगी तो सब सुलझ जाएगा। मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से स्ट्रॉन्ग, जड़ से स्ट्रॉन्ग। लाइफबॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफबॉय शैम्पू, बनो मजबूत। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से कल कार सवार नौजवान के कत्ल का मुकदमा पेट्रोलिंग पुलिस के 4 मुलाजिमीन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया फैसलाबाद के इलाके डच कोर्ट में, जहां पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की और एक मासूम नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। इस मुकदमे में जो भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है 3 दफात शामिल की गई हैं। फैसलाबाद का ये इलाका डच कोर्ट जहां पर ये इंसिडेंट पेश आया, और भाई ने जो बयान दिया उसमें उसने कहा कि एएसआई शाहिद पैर पर गाड़ी चढ़ जाने की वजह से मुश्तइल हुआ और फिर वकास को गालियां और धमकियां दी। वकास वो शख्स जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, और मैं हत्थे चढ़ गया इसलिए बोल रही हूँ कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल इस तरह के इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं। अभी हम इस्लामाबाद में उसामा सत्ती का वाकया नहीं भूले थे कि फैसलाबाद में ये इंसिडेंट पेश आ गया, जहां पर कार रोकने पर एहलकारों ने बंदूकें टान ली, और ये वो शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि पुलिस वालों ने इसे गोली मार दी और फिर गोली मारने के बाद ठुड्डे मारते रहे उसको आकर पास, और इलाका के मकीन जो है वो इकट्ठे हो गए वहां पर, तो वो गाड़ी और उसकी बॉडी को उठाकर ले गए। जख्मों की ताब न लाते हुए वकास इस दुनिया से चला गया। और आप देखिए कि एक छोटी सी जो गलती है
कि उस शख्स ने, वकास ने, जो गाड़ी चला रहा था, पुलिस से डरकर एकदम गाड़ी भगा दी। आपको किसने राइट दिया कि इन्वेस्टिगेशन किए बगैर जब वो गाड़ी रुक गई आप जाकर चेक करें उसको, आप देखें, आप सर्च करें, ये तो आपका प्रोटोकॉल है, बट आपको किसने राइट दिया कि उस शख्स को सामने खड़ा करके आप गोलियां मार दें और उसके ऊपर बंदूकें तान लें और सरेआम वो सड़क पर गिरा हुआ है, उसके पेट में गोली लगी है, खून रिस रहा है, इलाकाई मकीन इकट्ठे हुए हैं और आप उसको उठाकर ले गए? क्या ये पुलिस वाले हैं? क्या ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं? मुहाफ़िज़ हैं ये हमारे? हम पुलिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि थाना कल्चर तब्दील होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होना चाहिए ताकि ये लोग अपने पैशन के साथ काम कर सकें। लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? इनको दिमागी तौर पर जो अनस्टेबिलिटी है, मैं अनस्टेबिलिटी इसलिए बोल रही हूँ कि ये इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सालों से, बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, उसका इलाज कौन करेगा? ग्रूमिंग कौन करेगा? ट्रेनिंग देगा? और इस वाक़े में जब भी पुलिस इन्वॉल्व होती है तो हमेशा एक बात की जाती है कि चूंकि अपने ही बेटी भाइयों के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या ये फेयर एंड स्क्वायर तरीके से होगा? इस पर हम बात करेंगे। फैसलाबाद से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम एसएसपी साहब। एसएसपी साहब अस्सलाम वालेकुम। हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे, लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन बात और सवाल तो बनता है कि क्या जब ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसके भाई की मुद्दत में, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वकास के भाई की मुद्दत में, तो क्या उस मुकदमे में विक्टिम की जो फैमिली है उसको इंसाफ मिल सकेगा? क्या वाकई में ये जो कसूरवार करार दिए गए हैं और इस मुकदमे में नामजद भी हुए हैं 4 मुलाजमीन हैं पेट्रोलिंग पुलिस के, क्या इनको सजा मिल पाएगी? और जो 3 दफात शामिल की गई हैं उनमें क्या क्या दिफात है और किस तरह से उस पर मजीद काम होगा और इन्वेस्टिगेशन होंगी? एसएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद बिलाल इफ्तिखार साहब। आई थिंक सिग्नल्स का इशू आ रहा है जिसकी वजह से हमसे उनका राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा राब्ता होता है हम उनसे बात करेंगे। और कल पूरी कौम जो ये इंसिडेंट सुन रही थी, अफसोस में जाती जा रही थी। सानेहा साहिवाल आपको याद होगा, जो पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही थी, उस इंसिडेंट में क्या हुआ, फिर अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ, पुलिसिंग का निज़ाम जब तक बेहतर नहीं होगा हमारे यहाँ पर सिचुएशन क्लियर नहीं हो सकेगी। पुलिसिंग बेहतर होना इसलिए भी ज़रूरी है। ये वो मासूम बच्चा जो अभी पिछले महीने ही इस्लामाबाद में 22 गोलियां जिस पर बरसाई गई और 6 गोलियां उसकी बॉडी को लगी और वो जांबर ना हो सका, ये वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं है कि अब फैसलाबाद का इंसिडेंट आ गया जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने एक शख्स को सरेआम गोली मार दी। क्या इनको कुछ खुदा खौफी नहीं है? उसकी वजह पता है क्या है? हमारा सिस्टम जो है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अकाउंटेबल ठहराया जाए इन तमाम लोगों को। ऑल्दो ये बात बड़ी खुशाइंद है कि मुकदमा दर्ज हो गया, उनको पकड़ भी लिया गया, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, इस्लामाबाद का केस भी चल रहा है और उनको भी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पूरा इंसाफ फराहम करेंगे उस फैमिली को भी। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स होते ही क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन एहलकारों की, ख़ास तौर पर ये जो पेट्रोलिंग एहलकार होते हैं, ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड एहलकार होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है? एंड बाय दैट आई डोंट मीन फिजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। क्या इनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है? इनकी इवैल्यूएशन की जाती है? क्या ये मेंटली इतने स्टेबल होते हैं कि ये वेपन पकड़कर सड़कों पर आ जाएं? और अगर नहीं तो फिर पुलिस की कारकर्दगी पर, पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर तारीफ करते हैं पुलिस एहलकारों की, बहुत से कामों में, ज्यादती केस में जब केस को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग चालान पेश किए जाते हैं, कभी भी कोई अच्छा काम होता है, वी रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एसएसपी साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर एक और अफसोसनाक हादसा जो कल पेश आया गुजरांवाला में, उसका भी हम जिक्र करेंगे और उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दैट्स अनदर क्राइम स्टोरी जो कल बड़ी ही अफसोसनाक जब मौजूद थी, वाकया पेश आया, मीडिया के ऊपर मौजूद थी, उस पर भी हम बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। फैसलाबाद के इलाके दर्जकोट में पेश जो वाकया आया है उस हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने बहुत कोशिश की कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद से हमारा राब्ता हो सके और वो हमारे साथ मौजूद भी थे और सिग्नल्स ड्रॉप हुए जिसकी वजह से उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और अब दोबारा नहीं हो पा रहा। लेकिन इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डीआईजी पंजाब पुलिस सुहेल सुखेरा साहब मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस और इस पूरे मामले पर जो पंजाब पुलिस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स फिर बाकी तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। आप जितनी मर्जी रिफॉर्म्स कर लें, जितना मर्जी बेहतर करने के लिए कोशिशें कर लें, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस कर लें, जब इस तरह के इंसिडेंट पेश आते हैं तो सारी की सारी कारकर्दगी, सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। इस बेचारे मासूम शख्स का क्या कसूर था, इसके घर वालों का क्या कसूर था? सिर्फ ये कि वो डर के गाड़ी भगा कर ले गया। क्या पुलिस वालों को ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि अगर कोई गाड़ी भगा कर ले जाए तो विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप इनकाउंटर कर दें और इनकाउंटर से मुराद सामने खड़े करके गोली मार दें, जबकि उसके पास कोई असलहा भी नहीं कि आप ये मौके से अख्तियार कर सकें कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई? या मुकदमा तो दर्ज हो गया है लेकिन कितना टाइम लगेगा इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने में, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डीआईजी साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया डीआईजी सुहेल सुखेरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद। और फैसलाबाद का इंसिडेंट पेश आया, इसने पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठा दिए और खास तौर पर जब यके बाद दीगरे इस तरह के इंसिडेंट्स ओवरऑल पाकिस्तान भर में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद का इंसिडेंट ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, साहिवाल का इंसिडेंट। पुलिस तो मुहाफ़िज होती है सुखेरा साहब, और आप ये बड़े बेहतर तौर पर समझते हैं कि हमने कम्युनिकेशन गैप को कवर करना है आवाम के साथ, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स तो पूरी तरह पुलिस के ऊपर एतमाद को शेक करके रख देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने ये अपना पुलिस का वर्जन भी रखूं। सबसे पहले एट द राइट आउटसेट मैं इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, इसको किसी तौर से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो एक हमारा पाकिस्तान का शहरी है जिसने अपनी जान से हाथ धो बैठा है, जो पुलिस की फायरिंग से अपेरेंटली उसका कोई एज सच बहुत ज़्यादा चीज़ सामने नहीं आई, और उससे हम लोग बिल्कुल उनके दुख में, दर्द में बराबर के शरीक हैं। और यकीनन एक बहुत ही बुरा सानिया ये पेश आया है। लेकिन मेरी थोड़ी सी इसमें गुजारिश है कि जो लोग सड़क पे खड़े हैं रात के 3 बजे 4 बजे सर्दी में, जब हम सब अपने घरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो यकीन करें कि हमारा बुनियादी मकसद खुदा न खास्ता किसी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं होता। हमारा बुनियादी मकसद लोगों की हिफाजत करना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और मैं कोई जस्ट डेविल्स एडवोकेट बन के मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर किसी नाके पे पुलिस खड़ी है और वो मैडम किसी तो गाड़ी को रोकने का इशारा करती है, तो क्या आप समझते हैं कि उसको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? लेकिन सुखेरा साहब, इसी के जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछ देती हूँ कि क्या ये भी जस्टिफाइड है कि अगर आगे कहीं भी जाकर उसने गाड़ी रोकी है और बाहर निकलकर हाथ खड़े कर दिए हैं तो पुलिस वाले उसे गोलियां मार दें? ये जस्टिफाइड है? मैं तो शुरू में कहा कि उस तरह फायरिंग करना बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह पे भी हम डिपेंड नहीं करेंगे जी। मेरा लेकिन एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, एक सिविलाइज्ड मुल्क होने की हैसियत से, पढ़ी लिखी सोसाइटी होने की हैसियत से मेरी सबमिशन ये है कि अगर कोई आदमी इशारा सुर्ख तोड़ता है और हरी गाड़ी बीच में लग जाती है तो हरी गाड़ी का कसूर होगा, उसे भी शायद रुकना चाहिए। लेकिन जो पहला जिम्मेदारी आती है वो उस शख्स पे आती है जो सुर्ख इशारा तोड़ रहा है। जी जी बिल्कुल हम जस्टिफाई नहीं करेंगे फायरिंग को। लेकिन मेरी एक और दरखास्त है, आप मेरी बहन है, सब हमारे भाई हैं, जो बंदा फौत हुआ है वो बिल्कुल हमारे दिलों पे बोझ है उस चीज का। और हम इंशाअल्लाह, जो आपको पता है कि एक आम मुकदमा जो कत्ल का होता है, जब तक बंदा गुनाहगार साबित नहीं हो जाता उसका अरेस्ट किसी सूरत नहीं डाला जाता। जी जी। जबकि इस मौका पे क्योंकि पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमने इससे 2 स्टेप आगे जाकर हमने उनकी गिरफ्तारी डाल ली, चारों को अरेस्ट कर लिया, फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हो गया और इंशाअल्लाह इसकी इन्वेस्टिगेशन भी 100% मेरिट पे होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरा सिर्फ एक, मेरी बहन से एक क्वेश्चन है कि हमें इस चीज का इल्म तो नहीं था कि उस गाड़ी में खुदा न खास्ता किसी को अगवा करके उससे तवार मांगा जा रहा है, क्या उसमें कोई लाश पड़ी है?
क्या उसमें कोई मंशियात की बहुत बड़ी खेप है, क्या इशू है? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, गोलियां बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुगेरा साहब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। गलती हो तो सजा मिलनी चाहिए, उसे पकड़कर जेल में डालना चाहिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको एक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं ये कप यहाँ पर फेंकूं, कॉफी टेबल पर गिर जाए, मेरी गलती हो और चाहे मैंने जानबूझकर की हो, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब आकर मुझे गोली मार दे, ऐसा नहीं होता है। छोटी सी गलती के ऊपर इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती, खास तौर पर जब वो निहत्था था, नाहक कत्ल किया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब सुगेरा साहब, इस पूरे केस में जो उसके भाई का बयान है कि पुलिस वाले के पैर पर गाड़ी चढ़ गई थी और फिर डरकर उसने गाड़ी भगा दी, जिस पर पीछा किया पुलिस वालों ने, और फिर वो हाथ हैंड्स अप करके खड़ा हो गया बाहर और पुलिस वालों ने गोली मार दी। इस इन्वेस्टिगेशन में क्या पुलिस जो पकड़े गए हैं वो अहलकार, उनसे बात हो सकी है? उनका क्या बयान है? व्हाट इज देयर साइड ऑफ द स्टोरी? अब मैम, वो तो जो उनकी स्टोरी यही है कि हमने रोका, वो रुके नहीं, भागे हैं और भागे और वो उन्होंने सामने से फायर किया और फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में वो बंदा फौत हो गया। लेकिन हम उनकी स्टोरी नहीं बाय करेंगे, इसको 100% मेरिट पे देखा जाएगा, शवाहद देखेंगे, ब्रेक लगी है उसकी, वो वहां पे वो निशान होंगे, इसको हर तरह से, हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन और मेरिट होगी। और सुगेरा साहब, ये जो नौजवान कत्ल हुआ है, क्या इसकी गाड़ी से या इसके आसपास से इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में कोई वेपन मिला है? जैसे अभी आपने कहा कि पुलिस वालों ने कहा क्रॉस फायर हुआ था। मैम, इसमें मैं थोड़ी सी आपसे ये इजाजत लूंगा कि मैं इस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन उसमें असरअंदाज हम ना होगा, हमारा कोई वर्जन ना है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट टीम आई है जिसको एसएसपी हेड कर रहे हैं, 5 उनकी कमेटी है, सीपीओ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये इंशाल्लाह 100%। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जो हमेशा से एक पर्टिकुलर टिपिकल लाइन बनी हुई है कि पेटी भाइयों की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आ जाता है? अब मैं अर्ज करता हूँ, अगर ऐसी बात होती तो फिर इन सब की गिरफ्तारी ही ना होती। फायरिंग तो एक बंदे ने की होगी या 2 ने, मैं इस पर भी कोई कमेंट नहीं करता। आपसे मैं एक छोटा सा अर्ज करता हूँ कि एक हमारे मुआशरे का वो भाई हमारा जो बहुत ज्यादा मजबूत सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं भी ताल्लुक रखता, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा होगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन इस पे क्योंकि हमारे आईजी पंजाब जनाब गनी साहब का बहुत सख्त मौक़िफ़ है इस चीज पे कि हम लोगों की हिफाजत के लिए हैं, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, लिहाजा इस पे हमें कॉशियस होना पड़ेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है कॉशियस होने की। अगर देखें मेरी बहन, हम यहाँ बैठे हैं, गैब का इल्म हमें नहीं है, एक गाड़ी आ रही है तेज रफ्तारी से आ रही है, रात के 3 बजे आ रही है, 3:30 बजे आ रही है, तो उन बंदों को नहीं पता कि इसमें एक बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है या क्रिमिनल है। लेकिन उसको सही कह रहे हैं आप सुखेरा साहब, लेकिन आपको पता है आपकी पूरी पुलिस सर्विस में पूरी नौकरी के दौरान मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ ग्रूमिंग सेशंस होते हैं। एक आम आदमी से तो मुख्तलिफ सेंस रखते हैं ना पुलिस एहलकार, खासतौर पर जो ऑप साइड पर होते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन और मौके की मुनासिबत से चीज़ों को डिसाइड करना होता है। तो मेरा सवाल अब इस इंसिडेंट से थोड़ा सा हटकर है। पंजाब पुलिस के बहुत सी कारनामे भी हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम वक्तन पर वक्तन अप्रिशिएट करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स उन सबको पीछे छोड़ देते हैं। ग्रूमिंग पुलिसिंग को बेहतर करने की बहुत बात की जाती है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और खासतौर पर उन एहलकारों की जो फील्ड में होते हैं, जिनका ताल्लुक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से होता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि इस तरह के सिनेरियो में बेनिफिट ऑफ डाउट किस तरह से देना है, सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है, एग्रेसिव होने की बजाय मौके की मुनासिबत से चीजों को डील करना है। मैं आपसे एग्री करता हूं, आपके ये सारे पॉइंट बिल्कुल वैलिड हैं और बहुत वैल्यूएबल भी हैं, और हम हर वक्त आप देखें इसमें मेरी बहन, एक जो सबसे बड़ा हमारा इशू है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नफरी है उसमें ये तो अभी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने बहुत एक सूबे पे मेहरबानी की है कि 10,000 बच्चियों को अलाउ किया है। अदरवाइज तो आप भी मतलब जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं वो भी हमारी तरह सुबह से निकलते हैं और रात लेट तक जॉब करते हैं, वो दे कैन वेल इमेजिन कि जो हमारे लड़के हैं वो 12-12 घंटे 16-16 घंटे नौकरी कर रहे हैं, छुट्टी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो ड्यूटी पूरी नहीं होती, तो दे वर्क अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, दे वर्क फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। अग्रीड 100%। जी, तो वो, लेकिन मैं इस पे आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब,
और जनाब इनाम गनी साहब आईजी पंजाब, वो इस पे बहुत ही हमारी पॉलिसी इस पे बिल्कुल क्लियर है। हम 2 स्टेप्स आगे जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि हमारे जवान शहीद होते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारा जवान एक सिटी में शहीद हुआ, इसी तरह के रोकने इशारा किया, लोगों ने डायरेक्ट फायरिंग कर दी उसके बगैर। पिंडी में ही 2-3 इंसिडेंट हुए फायरिंग के, फैसलाबाद में इसी तरह इंसिडेंट हुए फायरिंग के, जिसमें नाके पे आप रोकते हैं तो बजाय रुकने के वो आपको डायरेक्ट फायरिंग करते हैं और उसमें हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इसी तरह आप डकैती की वारदात के दौरान बिल्कुल सही, एक लंबी फहरिस्त है डीआईजी साहब दोनों तरफ से, लेकिन मैं आपकी बात को ना सिर्फ इंडोर्स करूंगी बल्कि आपकी बात को अप्रिशिएट भी करूंगी कि ये इस मुकदमे को या इस पूरे इंसिडेंट को अगर हम साइड पर रखकर देखें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो इस पूरे इंसिडेंट से एक लेसन बनती है हर उस शख्स के लिए जो बाहर निकलता है पुलिसिंग और खास तौर पर नाकों के ऊपर से गुजरता है, तो उसके लिए ये लेसन और मैसेज सिर्फ ये है कि अगर आप गलती पर भी हैं, कोई छोटी मोटी गलती आपसे हो गई, सिग्नल तोड़ दिया आपने, एक पुलिस वाले का पैर अगर गाड़ी के नीचे आ गया, पर्टिकुलरली इसी इंसिडेंट का बात जिक्र करें, तो भागे मत, उस जगह से भागकर आप शक को मजीद मजबूत कर देते हैं। इस इंसिडेंट से इस पूरे लेसन का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सिर्फ मैं हमेशा जो एक बात करती हूं कि पुलिस वालों के साथ ताउन करें, उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन डीआईजी साहब वो ताउन कहीं ना कहीं शेक हो जाता है इस तरह के इंसिडेंट्स में, लेकिन आई रियली होप कि जब इंसाफ मिलेगा इस विक्टिम की फैमिली को, ये पूरा केस सॉर्ट आउट होगा, तो उसके बाद वो जो एतमाद शेक होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबल भी होगा कि इंसाफ मिल रहा है और इंसाफ का बोलबाला है। हम आपसे बिल्कुल ऑन एयर ये रिक्वेस्ट है हमारी, हम आपकी इंकरेजमेंट से, आपकी अप्रिशिएशन से, आपके हौसले से हम लोग काम करते हैं और इसमें भी इंशाल्लाह यू विल सी जस्टिस बिल्कुल 100% इंश्योर किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन डीआईजी साहब अगर जस्टिस नहीं होगा तो फिर ये सवालात और एग्रेसिव अंदाज में सामने आएंगे, ना सिर्फ मीडिया पर बल्कि आवाम की तरफ से भी। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे सिनेरियो के ऊपर, ऑल्दो आपने इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर तो ज्यादा बात नहीं की, लेकिन पुलिस के कंडक्ट और पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर बात की। ये बात आपने कहा कि हमने 2 कदम आगे जाकर उन तमाम अहलकार कर लिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, सो आई होप कि उस नाहक कत्ल होने वाले शख्स की फैमिली को इंसाफ मिल सके। दूसरी जानिब एक और स्टोरी जो कल जिसका मैं जिक्र कर रही थी, गुजरांवाला में अफसोसनाक हादसा पेश आया, एक वाकया पेश आया जहां पर 4 बच्चों और मां को कत्ल कर दिया गया। एक घर से खून बाहर आ रहा था जिस पर मोहल्लेदारों ने पुलिस को इतला दी और जब पुलिस उस घर में पहुंची तो वहां पर क्या देखती है कि लाशों का ढेर लगा है एक कमरे में, 4 बच्चे और एक खातून जिसकी लाश वहां पर पड़ी है और डंडों से वार करके इन बच्चों और खातून को कत्ल किया गया। और फिर इस खातून का शौहर भी जब मौका पर पहुंचा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ड्रॉप्स इन ये रहा कि शौहर ही बीवी और बच्चों का कातिल निकला। वो मासूम बच्चे जो 5 से 12 साल की उम्र के थे, उन्हें ईंटें मार मार कर, डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया और बीवी को कहा जा रहा है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया। इस पूरे इंसिडेंट पर हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर राना जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। राना जाहिद, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसमें न सिर्फ इस जालिम शख्स ने, इस दरिंदे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया बल्कि अपने मासूम 4 बच्चों को भी मार डाला। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक जो वाकया है ये थाना कैंट के इलाका डोगरावाला में पेश है, जहां पर सफाक जालिम शख्स ने अपने ही दुनिया उजाड़ दी है। एक घर में खून बाहर निकलने के बाद इलाके की इतला पर पुलिस की भारी नफरी उस घर में पहुंची, तो जहां से घर के मुख्तलिफ कमरों से 5 जो लाशें हैं वो बरामद हुई। तो पुलिस ने अपनी इब्तदाई जो तहकीकात उसका आगाज किया, तो उस मौके पर पहुंचने वाला जो घर का जो सरबराह था मुल्ज़िम इमरान, उसको शक की बना पर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जिसके बाद जो मकतूल की जो डेड बॉडी हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू गुजरांवाला के अस्पताल, तो मुल्ज़िम इमरान उसने अपना जो इतराफ़े जुर्म है वो कर लिया, जबकि सफाक जो दरिंदा सिर्फ दिल जो मुल्ज़िम है उसने अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल किया। उसको अपनी बीवी पर बद चलनी का शुबा था, जिसके बाद रात गए जो सफाक दरिंदा सिर्फ जो मुल्ज़िम है उसने बोरी में ईंटें भरकर उसको हथौड़ा नुमा बनाकर रात भर ये दरिंदगी की जो कहानियां वो लिखता रहा और अपनी बीवी को पहले उसने कत्ल किया बेदर्दी के साथ, जिसके बाद उसकी जो दोनों बड़ी बेटियां थी तानिया और सानिया, उन्होंने
बाप को मां के हाथों कत्ल होते देखा, जिसके बाद जो सफाक दरिंदा सिफ्त जो मुलजम है उसने अपनी दोनों बेटियों को भी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इस दौरान उसके जो 2 छोटे बच्चे थे, कमसन 1.5 साला अब्दुल हादी और इसके साथ साथ 4 साला जो ताबिश नामी जो बेटी थी वो भी जाग गए, जिसको उसने बेदर्दी के साथ दोनों बच्चों को भी कत्ल कर दिया। क्या इतराफ़ जुर्म कर लिया है इसने राना जाहिद? क्या इस मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है जाहिद? हाँ जी बिल्कुल, मुल्ज़म के हवाले से अगर बात करें तो ये दरिंदा सिर्फ जो मुल्ज़म है इमरान, इसकी 15 साल पहले जो पसंद की शादी इसी मकतूला फौजिया बीबी के साथ हुई थी। तो जब शक की बिना पर पुलिस ने इस मुल्ज़म को हिरासत में लिया, जिसके बाद इब्तदाई जो तहकीकात का आगाज हुआ, तो जो सफाक मुल्ज़म है उसने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया और उसने मान लिया कि मैंने अपनी दुनिया को अपने ही हाथों से सिर्फ एक शक की बुनियाद पर आग लगा दी। अपनी ना सिर्फ बीवी को मार दिया, 2 बड़ी बेटियों को मार दिया, उस 1.5 साला मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसको ईंटें मार के इसने कत्ल कर दिया। न जाने कब हमारी सोसाइटी के ये दुख, ये तकालीफ, ये वाकयात कम होंगे, न जाने कब इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। क्योंकि यकीन जानिए बहुत दुख होता है कि लोग अपने ईगो के हाथों, अपनी शक के हाथों, अपनी नफ्सियात के हाथों मजबूर होकर किसी दूसरे की जान ले लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे, ये दुआ ही है जो मैं कर सकती हूँ इस स्टोरी के आखिर में। इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। एक और स्टोरी जो मैं आपके साथ डिस्कस करी कि हमारी सोसाइटी के बिहेवियर्स, हमारी सोसाइटी के कंडक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एक ऐसे तबके को बहुत पीछे कर देते हैं जो ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, जिनको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। और वो तबका हमारी सोसाइटी में 3rd जेंडर कहलाता है। ख्वाजा सरा, कल एक थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जब ये मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी और इनकी पूरी स्टोरी के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपने लिए लड़ाई लड़ी और इनको इनका हक और इंसाफ जो है वो मिला। पाकिस्तान का ये पढ़ा लिखा ख्वाजा सरा है जी, नौकरी के लिए कानूनी जंग लड़ी इन्होंने और अदालत ने ख्वाजा सरा की दरख्वास्त पर पंजाब भर में लेक्चरार्स के टेस्ट को मुलतवी करने के अहकामात जारी कर दिए और इनके हक में फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फैसल जमान खान ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख्वाजा सराओं के लिए कोटा मुख्तस ना होने के खिलाफ ये दरख्वास्त जो थी उसके ऊपर काम किया। उर्दू लेक्चरार के लिए ख्वाजा फयाजुल्ला और इनके साथ साथ ख्वाजा फयाजुल्ला ख्वाजा सरा ने लाहौर हाई कोर्ट में रुजू किया था, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी किया और एडवोकेट जनरल पंजाब से 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया है। फयाजुल्ला, जिनको आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, करीबन 11-12 साल की उम्र में इन्हें घर से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने रवायती तरीक़ेकार नहीं अपनाया जो नॉर्मली ख्वाजा सराओं का होता है। पढ़ाई के ऊपर फोकस किया और एक एम बना लिया कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। और जब पढ़कर पूरी डिग्रीज हासिल करके वो तमाम मेहनत मुशक्क़त, जो मेहनत मुशक्क़त से मेरी मुराद पढ़ाई नहीं है, वो तो हम भी करते हैं, उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं जो सोसाइटी की तरफ से उनको फेस करने पड़ते हैं, इन तमाम सिनेरियोज के बावजूद ही गॉट द डिग्री, वो पास हुई और वो उन्होंने डिग्री ले ली, काबिल भी हैं। नौकरी के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो ख्वाजा सरा है। कहाँ होता है ऐसे? क्या किसी और पढ़ी लिखी सोसाइटी में या वेस्टर्न वर्ल्ड का जिसका हम जिक्र करते हैं वहां ये तमाम चीजें एक्सेप्टेबल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या इनको इंसान होने का हक हासिल नहीं है? क्या इनको जिंदगी बनाने का हक हासिल नहीं है? ये सवालात हैं जो खड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर दरवाजा खटखटाने के बाद जब अदालत में उनकी सुनवाई हुई तो तमाम के तमाम इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए। और ख्वाजा सरा ने यह भी कहा कि उर्दू लेक्चरार की जो पोस्ट के लिए उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी, जब वो मुस्तरद हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपना आईनी हक और कानूनी हक हासिल करेंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ख्वाजा सराओं को लेक्चरार के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं दी गई और इनकी ये पॉलिसी बिला, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, और अगर मैं बाइसनेस ना शो करूं अपने इस कमेंट में तो इम्तियाजी सलूक है। और वकील जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिसी ख्वाजा सराओं के बुनियादी हकूक को सलब कर रही है और ख्वाजा सरा की दरख्वास्त मंजूर ना करना ख्वाजा सरा प्रोटेक्शन एक्ट शेख 4 और 9 की खिलाफ वर्जी है। ये वो पूरा सिनेरियो जो हमने आपको बताया। अब इस पर देखते हैं कि 2 हफ्तों में जो जवाब तलब किया गया है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्या जवाब दायर करते हैं और इसका आउटकम क्या निकलता है। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे जो कल हाई कोर्ट में केस हुआ और ख्वाजा फयाजुल्लाह फैजी के हक में फैसला हुआ क्योंकि इम्तिहान मुलतवी कर दी गई और जवाब तलब कर लिया गया। फयाजुल्लाह और फैजी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि जिस तरह आपने अपने लिए, अपने हक के लिए ये जंग लड़ी और आप आगे भी लड़ेंगी। और मैं इस पूरे के पूरे, जब मैं आपकी पूरी स्टोरी पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने बचपन से लेकर अब तक अपने लिए ना सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि अपने आप पर एतमाद भी रखा। कितना मुश्किल है ये सफर, फैजी आप ही बताइएगा। अच्छा मैम, ये काफी मुश्किल सफर था मेरे लिए, अभी तक भी कर रही हूँ। वो एक इंग्लिश का सफर होता है, एक उर्दू का सफर है, मैंने दोनों ही किए हैं और ये काफी मुश्किल सफर था। उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं थी, उसमें सोशल सपोर्ट नहीं थी, उसमें माशरे का कोई किरदार नहीं था। हाँ, अलबत्ता इसके बावजूद मेरी कम्युनिटी जो थी उसने मेरा बड़ा साथ दिया है। मेरे इस जो मैं तरक्की की राह पर गामजन थी या जिस मुकाम पर मैं पहुंची हूँ उसके लिए मेरी कम्युनिटी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने मेरा साथ दिया हमेशा ही। बिल्कुल। अच्छा फैजी, ये बताइएगा कि आगे अब अदालत ने तो जाहिर जवाब भी तलब कर लिया, आपकी दरख्वास्त के ऊपर एक्शन भी लिया है। क्या आपको लग रहा है कि आगे जाकर आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने जा रही हैं, कुछ चीजें स्ट्रेट करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बल्कि हाई कोर्ट को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त जो है वो उस पर सुनवाई की है, उस पर उन्होंने अमल दरामद भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस पर अमल दरामद भी इंशाल्लाह भी फैसला नहीं आया है, इंशाल्लाह आ जाएगा और मेरे हक में होगा। तो मैं सिर्फ, अगर वो फैसला ये होगा कि सिर्फ आपको ये जॉब दी जाती है या मुकाबले के टेस्ट में बैठने की इजाजत दी जाती है, तो मैं कभी कतई तौर पर नहीं मानूंगी। मैं तब मानूंगी जब फैसला सारी कम्युनिटी के लिए होगा। तो मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि सिर्फ उसके लिए मैं ही ना हासिल करूं कुछ भी, बल्कि मेरी सारी कम्युनिटी जो है उसमें शामिल हो। मेरी सारी कम्युनिटी के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक खाना रखा जाए। बिल्कुल, एक खाना रखा जाए और ये कानूनी जंग जो है वो आपकी जारी और सारी है। फैजी, जाते जाते ये कहिएगा कि आप अपनी कम्युनिटी का बार बार जिक्र कर रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आपस में बिल्कुल एक मुत्तहद कम्युनिटी के तौर पर सामने होते हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि हमारी सोसाइटी को कितना टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में ये जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है जो कि इंतहाई गैर इंसानी है, ये नहीं होना चाहिए? कितना टाइम लगेगा सोसाइटी को मैच्योर होने में? ये लगने को तो सदियां भी लग सकती हैं, ना लगे तो शायद जल्द ही ये, लेकिन बहुत बेहतर हो रहा है अब मामला जो है। फेडरल में तो ये बाकायदा कवानीन बन चुके हैं, लेकिन सूबों में अभी नहीं बने हैं। सूबों में जो पहला रोड़ा था वो मैंने फेंक दिया है, तो अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह जल्द ही जो है हमारी जो कम्युनिटी है वो आम लोगों की तरह हमें मुख्तलिफ इदारों में नजर आएगी और ये एक अच्छी बात और खुशाइंद बात होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फैजी फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थी और उम्मीद है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी कम्युनिटी के लिए। इसी के साथ हमारी सोसाइटी में जहाँ पर हम बड़े दिल खराश और इंसानियत सोज वाक़यात का जिक्र करते हैं, वहीं पर ऐसे इंसान भी हैं जो दर्द दिल रखते हैं, जो ना सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों से भी बहुत प्यार करते हैं। और हमारे मुआशरे में ऐसे जिंदा दिल लोग मौजूद हैं जो खामोशी से गरीब ख़ानदानों और अफराद की मदद करते हैं। कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। जहाँ वेस्टर्न वर्ड्स का हम जिक्र करते हैं वहाँ पर एनिमल राइट्स के लिए बाकायदा NGOs मौजूद हैं, बाकायदा लोग और लॉज मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं। कराची के नौजवानों से मिला रहे हैं आपको कुछ ऐसे ही जो कि बिल्लियों के लिए एक शेल्टर होम बनाए रखे हैं। और हुरैरा एनिमल लवर्स हैं जी, ये इनका स्लोगन है हैंड्स टुगेदर फॉर इनोसेंट एंजल सर्विस, रेस्क्यू स्ट्रे इंजर्ड कैट्स एंड किटन्स एंड प्रोवाइडिंग देम ट्रीटमेंट, फूड एंड शेल्टर। और करीबन इनके पास कोई 350 के करीब ये बिल्लियां हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं और इनका ये ख्याल रखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस पूरी फैमिली से आपको मिलवाएंगे और आप उनके घर की ये मनाजर भी देख सकते हैं जो पूरा एक हिस्सा जो है उन्होंने मुख्तस किया हुआ है इन बिल्लियों के लिए। और मैं तो खुद बहुत बड़ी कैट लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है बिल्लियाँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी कि मतलब ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रे कैट्स को, ऐसे गली मोहल्लों में चलती फिरती बिल्लियाँ, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एक पूरा घर एक पूरे घर का हिस्सा डेडिकेट किया हुआ है उनके लिए, खाना
प्रोवाइड किया जाता है। और ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब बेचारे ये जानवर जो हैं वो मारे मारे फिर रहे होते हैं कि कहीं पर उनको कोई गर्म और सिक्योर जगह मिले, कहीं पर उनको फूड मिल सके। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उस फैमिली के लोग और जानते हैं कि उन्होंने ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो कितने सालों से शुरू किया और इसके साथ साथ कि क्या क्या मुश्किलात आई। मोहम्मद जमील, नौमान हतमी, सरिश नौमान और सोबिया खालिद, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये कैट शेल्टर होम्स एक बड़ा ही यूनिक और आजकल के दौर में बड़ा ही जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट आइडिया है। कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? जी, ये हमारा शेल्टर जो है पिछले 8 सालों से, शेल्टर तो नहीं, पिछले 8 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। शेल्टर को हमारे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग जो है वो रेस्क्यू और ट्रीटमेंट वगैरह के जो केसेस हैं वो पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा जमील साहब, आप आई थिंक जमील हैं, तो आप थोड़ा सा कैमरा के सामने। मैं नौमान हातमी हूँ। अच्छा जी, आप नौमान हातमी हैं, तो आप जरा कैमरे के सामने आ जाएं, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर आप बिल्ली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और अगर किसी और ने बात करनी है तो वो भी सामने आ जाए, अदरवाइज आपकी बात ठीक से समझ नहीं आएगी। अब नौमान ये बताइएगा, आपके पास इस वक्त कितनी बिल्लियां हैं, कैसे इकट्ठी करते हैं ये बिल्लियां आप? इस वक्त हमारे पास अबव 150 कैट्स एंड किटन मौजूद हैं, और ये हमारे पास मतलब जो भी इसके रेस्क्यू लोग जो है हमें रिपोर्ट करते हैं, कोई भी इंजर्ड कैट या जैसे कहीं कार एक्सीडेंट में हिट हो जाती हैं, या उसके अलावा जो बीमार कैट्स होती हैं, जो स्ट्रे कैट्स, स्पेशली हम लोग ज्यादातर जो काम करते हैं वो स्ट्रे कैट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो रिपोर्टिंग होती है, हम वहाँ से रेस्क्यू करते हैं मुख्तलिफ इलाकों से कराची के। ठीक ठीक। तो क्या आपको लोग रिपोर्ट भी करते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रे कैट है, या यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वहां से आके आप उसको पिक कर लें, उस किटन को या बिल्ली को? जी एग्जैक्टली मोस्टली जो है वो लोग रिपोर्ट करते हैं हमें, क्योंकि हम लोग तो मतलब अपने शेल्टर पे काम करते हैं, ज्यादातर हम लोग बिल्लियों के लिए यहीं पे ज्यादातर टाइम गुजारते हैं। तो जो भी लोग हमारे मतलब ताल्लुकात में हैं, जो भी लोग हमारे लिंक्स में हैं, वो लोग हमें जो भी रिपोर्ट करते हैं तो हम इमीडिएटली जो है वो उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त नौमान, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी आपकी इस एफर्ट को, और इस स्टोरी को करने का मकसद भी यही था कि लोगों को हम दिखा सकें कि दर्द दिल और इंसानियत जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी होनी चाहिए। तो हुस्ने सलूक के अहकामात जो हैं वो जानवरों के लिए भी हैं, और आप जबरदस्त काम कर रहे हैं इसमें, रियली अप्रिशिएट यू। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और ये पूरा सेटअप जो है आई होप आपका और एक्सपेंड हो, आपके अंदर और हिम्मत आए कि आप जो शेल्टर सीकिंग एनिमल्स हैं उनको जगह प्रोवाइड कर सकें। और इसी के साथ हम आगे आएंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, बड़ी डिफरेंट भी है, अब देखकर हैरत भी हुई मुझे। 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपने हाथों और पाँव के नाखून नहीं काटे। दुनिया भर में आई थिंक हमारी स्टोरी कुछ और चल रही है, मैं बात कुछ और कर रही हूँ, हम उस स्टोरी के ऊपर भी आएंगे जो भी आपको दिखाया, लेकिन मैं वो खातून चाहती हूँ कि आप जरूर दिखाएं जिन्होंने 30 साल से अपने नेल्स ही नहीं काटे। मुतादिद लोगों के अजीबोगरीब शौक होते हैं ना, अक्सर हम देखते हैं बड़ी डिफरेंट चीज़ें। सो ये इस खातून के रियल नेल्स हैं जो 30 साल से इसने नहीं काटे, और उसको बड़ा ओनरशिप लेती हैं वो इसकी, उनका शौक है ये जी, अमेरिका से ताल्लुक है उनका, लुइस लोहस नाम है उनका, और नाखून बढ़ाने का उनको इतना शौक था कि उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे नेल्स रखने वाली खवातीन में शामिल हो गया है। अब मैं चाहूँगी कि ये वीडियो जो है हम एक दफ़ा पूरी स्क्रीन पर भी दिखाएं, ताकि लोग देख सकें कि अगर 30 साल आप अपने नेल्स नहीं काटेंगे तो उनकी शेप हाथों की और पैरों की ऐसी हो जाएगी। 1982 से अब तक उन्होंने अपने नेल्स नहीं काटे और हाथों पाँव के नेल बढ़ाना शुरू किए, जाहिर है उसका ख्याल भी रखा, और इस वक्त तक जो है वो इस अमरीकी खातून के जो नेल्स की लंबाई है उसकी पैमाइश की गई तो वो कुल मिलाकर 220.8 सेंटीमीटर बनी। और पाँव के नाखून इतने लंबे होने की वजह से अमरीकी खातून बहुत ही कम जूता पहनती हैं, और अगर वो जूते पहनती भी हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप टाइप होते हैं जो आगे से खुले होते हैं, और जूते के पैंदा यानी कि सोल जो है वो 3 इंच के करीब होता है ताकि उनके नाखून जो है वो टूटे ना, जाहिर है ख्याल रखना होता है। तो ये हाल है जी 30 साल से उनके शौक का। अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जहां पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे डर लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और ये कोई बच्चा नहीं कह रहा, एक ठीक ठाक शख्स जो है वो बोल रहे हैं, सलसल बोल रहे हैं।
इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस वायरल होती हैं जिसको कुछ देखकर आपको गुस्सा भी आता है, कुछ को देखकर आप एंजॉय भी करते हैं, कुछ को देखकर आप हैरत का इजहार भी करते हैं। इसको देखकर मुझे मज़ा आया, मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ये शख्स जो हैं, जो बैठे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, ये इतना डरे इस वीडियो से, इस इंजेक्शन से जो उनको लगाया जा रहा है, कि उन्होंने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया कि इंजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम समझते हैं कि बच्चे डरते हैं ना, बच्चों को आप अक्सर डरा भी देते हैं या उनको इंजेक्शन लगे तो बेचारे बहुत रोते हैं, लेकिन ये शख्स जो है वो मुसलसल रेजिस्ट करते रहे। फिर उन्होंने अपना मास्क भी उतार दिया क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उसके बाद अब उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मतलब उस सुई से जब उनको इंजेक्शन लगा, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम, मैं सिर्फ एक जनरल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे फ़नी लगी ये थोड़ी सी स्टोरी कि कुछ लोगों का दिल बड़ा छोटा होता है। तो फिर जिस तरह से पैरामेडिक ने उसे डील किया वो काफ़ी काबिले सताइश था, और इर्द गिर्द पे जो लोग खड़े थे वो मुसलसल हंसना शुरू हो गए। ये शख्स बाद में जब रोने धोने से फारिग हुए तो ये भी हंसना शुरू हो गए कि ये मैं क्या कर रहा था। बट वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत छोटा सा दिल रखते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि उनका दिल नहीं तोड़ना। हमारे इर्द गिर्द बहुत से सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर अपने जज्बात में हाई हसास होते हैं। सो आई थिंक आज का मोटो ये होना चाहिए कि हमें एक दूसरे का एहसास करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है कि अपने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। और इसी नोट पर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।